हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि सीजन एसएससी के एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं या फिर कई बार क्या होता है रिपीटेड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो कौन है इसका आंसर? है एक सेकेंड, इसका जो आंसर है वो कौन से राजा थे? वो राजा है विजय प्रताप सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या कही थी ढक्कन पर? ढक्कन तो आपको पता है कि बांग्लादेश में, ठीक है, इसमें विजय प्राप्त करी थी उन्होंने। और जो मौर्य साम्राज्य का था वो शासनकाल कितने कब तक से कब तक है? वो शासनकाल था 322 से लेकर 185 बीसी से। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्स थ्रेस द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसके द्वारा इसमें समाज को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 5 भागों में। ठीक है, अभी मैक्स ठाकुर ये वो व्यक्ति था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ पहला व्यक्ति था। ठीक है, ये कहाँ का था? ये यूनान का था। ठीक है, यूनानी था ये। ये 5 कौन कौन से हैं? कितने भाग इसके? 5। तो ये पहला कौन सा है? पहला है दार्शनिक, दूसरा समाज है कारीगर, तीसरा समाज है किसान, चौथा समाज है आहिर, और 5वां जो समाज है वो क्या है? सैनिक। इन 5 समाजों में किसने, मैक्स थ्रेस ने अपनी पुस्तक में समाज को 5 भागों में बांटा है। ठीक है, ये याद रखना कि किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये यूनानी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र किस से संबंधित है? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो चाणक्य ने लिखी है। ठीक है, और चाणक्य को ही क्या कहा जाता है? कौटिल्य कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है? ये पुस्तक किससे संबंधित है? इसका जो आंसर है वो है राजनीतिक दार्शनिक। ठीक है, अब आप देखो अर्थशास्त्र से हमें क्या लगता है कि इको है। ठीक है, इकोनॉमिक्स है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो है ये किससे, ये पॉलिटिकल का एक विषय है। ये किसके द्वारा बुक लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा क्या लिखी गई है? बुक लिखी गई है। चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। और ये याद रखना कि अर्थशास्त्र को ही राजनीतिक कहा जाता है। ठीक है, इको जैसे कि अगर मान लो ऑप्शन में दे रखा हो कि आपको एक इको, एक पॉलिटिक, या फिर एक कुछ भी, या बोथ, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस, तो आपको क्या लगाना है? पॉलिटिक लगाना है। ठीक है, क्योंकि क्या राजनीति का विषय है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? तो जो पाटलिपुत्र में था वो चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? वो बना था लकड़ी का। ठीक है, आंसर है इसका। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना था? ये था 322 से लेकर 298 बीसी। ठीक है, आपको बीसी पता होगा कि बिफोर मतलब कि पहले ये जो बीसी है, ये बीसी में क्या जाता है? सारी चीजें पीछे जाती हैं। जैसे ये इनका जन्म तब हुआ और ये मरे कब। ठीक है, और जो हमारा वैसा होता है ईशा पूर्व वगैरह, वो क्या होता है? वो आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? मतलब जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त से ये कहाँ के वो थे? मतलब किस धर्म से जुड़े थे? मतलब धर्म कह रही हूँ, ये किस शासन काल के थे? ये क्या थे? मौर्य मौर्य साम्राज्य के थे। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनका जो प्रभाव ये हमें किस अभिलेख से पता चलता है? तो किस अभिलेख से पता चलता है? तो ये रुद्राम रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़
अभिलेख। इस अभिलेख से ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का था, ये इनका प्रभाव पश्चिम से लेके पूर्व तक, मतलब कि इस पूरे भारत में फैला हुआ था। ठीक है, मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल बता दिया कि 322 से लेके 392 तक बीसी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? जो हमारा सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो चंद्रगुप्त द्वारा ही, मौर्य द्वारा ही क्या किया गया था? ये स्थापित किया गया था। ठीक है, हमारा क्या, एक मिनट, ठीक है आंसर भारत का भारतीय साम्राज्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो किस स्तंभ में बताया उन्होंने? उन्होंने बताया है महाब्रू स्तंभ। ठीक है, अब एक चीज और, अशोक के जो स्तंभ है वो कितने टू पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एक प्रमुख शिलालेख और एक लघु वाले। ठीक है, ये याद रखना है कि उनके जो स्तंभ है वो किन दो भागों में, एक प्रमुख शिलालेख स्तंभ और एक लघु शिलालेख स्तंभ। ठीक है, जो प्रमुख वाले उसमें 13 है। ठीक है, और ये जो लघु वाले इसमें 8 8 अभी लेख लिखे पड़े। ठीक है, शिलालेख लिखे पड़े, तो ये याद रखना है कि उन्होंने ये किसमें बांटा। ठीक है, ये धम्मा में, धम्मा। ठीक है, धम्मा के अंतर्गत इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, एक प्रमुख शिलालेख और एक लघु शिलालेख। प्रमुख शिलालेख में जो है वो 13 स्तंभ है और जो लघु शिलालेख में है वो उसमें 8 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में उनका शिलालेख कहाँ स्थित है? इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है कालसी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मतलब कि जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, तो ये कौन था? ये था जेम्स प्रीसेंस। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो ये किस शिलालेख में? ये 13वें शिलालेख में अशोक ने इसका वर्णन किया है। ठीक है, क्षत्रिय तो आपको पता है ना, जो ब्राह्मणों, मतलब जो हम वर्ग को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक शत्रु और एक वैश्य। तो जो जो हमारे ब्राह्मण होते हैं वो मस्तिष्क से होते हैं, मतलब कि हेड से अपने। ठीक है, ये किससे होते हैं? ये हमारे आर्म से होते हैं। ठीक है, आर्म से। अब ये क्या होता है? क्षत्रिय का मतलब क्या होता है कि बलशाली, या फिर जो राजा महाराजा ब्राह्मणों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध है ये प्रेजेंट में, एक तो ये अशोक, ठीक है, और किसके बीच में लड़ा गया था? ये जो प्रेजेंट में कहाँ पे लड़ा गया था? ये लड़ा गया था उड़ीसा में। ठीक है, ये याद रखना, प्रेजेंट टाइम पर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? मतलब कि ऐसा कौन सा शासक है जो जनता के साथ क्या कहता था? बहुत मिलजुल की, या फिर जनता की भलाई को पहले इंपॉर्टेंस देता था। तो वो कौन है? वो है अशोक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाल का प्रयोग किया गया है? ठीक है, विशाल का प्रयोग किया गया है, तो किसमें किया गया है? ये किया गया है मुद्रा राक्षस में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य आदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है? तो ये किसमें किया गया है? ये किया गया है मास्की में। ठीक है, ये हमारे क्या है? आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, श्रीनगर की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना किस मुगल शासक ने की है? ये की है अशोक ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? तो किस ग्रंथ में हुआ था? ये हुआ था अर्थशास्त्र में। ठीक है,
तो अर्थशास्त्र ग्रंथ में क्या हुआ था, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये क्या था? मैग्स्थनीज ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो जो अशोक के बारे में जानने के लिए वो महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, वो है शिलालेख। क्योंकि शिलालेख में ही, एक सेकंड, शिलालेख, क्योंकि जो अशोक द्वारा बनाए गए ये क्या प्रमुख चीजें, ठीक है, ये इनका धम्मा में शिलालेख को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। मैंने आपको बताया था, एक तो प्रमुख शिलालेख और एक लघु शिलालेख। ठीक है, अभी क्या है, ये जो इनके 13, इसमें 13 शिलालेख है। जो 13वां शिलालेख है इनका लास्ट का, वो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने अशोक के जीवन और धम्मा के बारे में उसका इंट्रो दे रखा है। ठीक है, उसके बारे में बता रखा है। और जो लघु वाले हैं ये एक है। ये शिलालेख क्या होते हैं? जो क्या होते हैं, पत्थरों पे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनका इंपॉर्टेंट है कि शिलालेख जो इनके लिए, ये जो इनका जो स्रोत है ये बहुत इंपॉर्टेंट जाने जाते हैं, और 13वां ज्यादा इंपॉर्टेंट जाने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये किसने लिखा है? कि भारतीय जो है वो लिखने की कला नहीं जानते थे, वो किसने कहा था? ये भी मैग्स्थनीज ने कहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। ये प्रांत कौन सा है? तो जो अशोक, एक सेकेंड, हाँ, अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? वो था उज्जैन का। ठीक है, जो बिंदुसार का जो शासनकाल था वो कितना था? 297 से 273 बीसी तक। ठीक है, और जो बिंदुसार थे, ठीक है, ये किसके पुत्र थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे, जिन्होंने क्या मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और फिर इनके ये क्या था? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार इनके क्या थे? पुत्र थे। अब बिंदुसार के पुत्र कौन थे? वो थे अशोक। ठीक है, इनका जो शासनकाल था, इनका शासनकाल कितना था? 322 से 185 बीसी तक। ठीक है, मैंने बिंदुसार का आपको बता ही दिया। और अशोक का जो शासनकाल था वो कितना था? 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष का आरंभ हुआ था? तो राजकोषीय वर्ष का जो आरंभ हुआ था वो किसमें हुआ था? वो था आषाढ़ के महीने में। ठीक है, अब ये हिंदी का महीना है, अब जो वैसे इसे क्या कहते हैं? जुलाई कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है, ये मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासन से हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? ये है सेल्यूकस से। ठीक है, ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, पहले ही आप थोड़ा सा सेल्यूकस के बारे में जान लें। इसने क्या, इसका जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 350, सॉरी 305 में हुआ था। ठीक है, बीसी में। सेल्यूकस निकेट्स जो थे ये क्या हुए थे? ये जीत गए थे। ठीक है, इस युद्ध को हारने के बाद अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ये क्या हुआ थे? जीता कौन था? जीता था चंद्रगुप्त मौर्य, और हारे कौन थे? ये हार गए थे सेल्यूकस। तो जब ये सेल्यूकस हार गए थे तो इन्होंने अपनी पुत्री, मतलब कि कार्नेलिया, ये की शादी किससे करवाती थी? चंद्रगुप्त मौर्य से करवाती थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ये मैंने आपको इसका आंसर बताया है। इसका आंसर है 305 बीसी में। ठीक है, हारने के बाद इन्होंने क्या करा था? अपनी पुत्री जो थी उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 24, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो क्या है? विष्णुगुप्त। ठीक है, और चाणक्य को ही क्या कहा जाता है? कौटिल्य भी कहा जाता है, ये भी याद रखो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है, तो ये भी आप मुझे बताओगे कि उनका जो महल था वो किसका बना था? कमेंट। ये क्वेश्चन बीच बीच में इसलिए रिपीटेड है ताकि थोड़ा आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, आपको ये देखा जाए कि आपको जो आंसर है वो कितने याद रहते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपनी अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो पहले क्या था? पहले इसने बौद्ध को अपना रखा था। ठीक है, पहले इसने क्या करता? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये पहले बौद्ध धर्म से क्या था? प्रेरित था। ठीक है, और जब उसका एंड था, स्टार्टिंग और जब उसका एंड मतलब कि उसकी जब डेथ होने वाली थी, तो इसने किसको अपनाया था? इसने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो ये कौन है? ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। ये भी क्वेश्चन हमारे क्या रिपीटेड है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? जो बिंदुसार था उस टाइम पे इन्होंने जो अपने जो इनके जो विद्रोही था, मतलब जो इनके अपोजिशन में खड़े थे, ठीक है, तो इन सबको मारने के लिए तो इन्होंने किसको भेजा था? अपने पुत्र। कौन से पुत्र को? अशोक को। तो इन्होंने कहाँ भेजा था? इन्होंने भेजा था तक्षशिला में। ठीक है, यहाँ भेजा था इन्होंने अपने विद्रोहियों को मारने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, किस शासक ने पाटलिपुत्र एम को अपनी राजधानी बनाई थी? यहाँ पे एम नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एम नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? तो ये किसने करी थी? अशोक ने। ठीक है, इसने सिंहासन में बैठने के लिए क्या करती थी? अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये किस शिलालेख में की थी उन्होंने? प्रथम पृथक शिलालेख। ठीक है, इन्होंने ये क्या था कि सभी जो प्रजा है, ये सभी मनुष्य जो है वो क्या है? इनके बच्चे हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करें, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको आप पढ़कर आप एग्जाम बहुत अच्छा आपका जाएगा। ठीक है।